नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके अपने चैनल में, आपके अपने बुलेटिन आपका शहर आपके रिपोर्टर का, जिसमें हम आपके शहर में जाएंगे, रिपोर्टर के साथ मुखातिब कराएंगे, तमाम खबर बताएंगे। ज्वलंत है, राजनीति चरम पर आ गई है, पारा उफान मार रहा है। क्यों? क्योंकि कल मतदान है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से, देश और प्रदेश की तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। मुरैना में जनसभा को किया संबोधित। मुरैना में पीएम के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा रहे मौजूद। बीते 18 दिनों में पीएम मोदी का एमपी में छठवां दौरा। मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में पीएम ने किया चुनाव प्रचार। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। मुरैना जनसभा में बोले पीएम मोदी, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी, जातिवाद के बिना सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। मुरैना में जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी को सैनिकों का अपमान करने वाला बताते हुए कहा, मुरैना के जवान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने आते हैं तो राहुल गांधी प्रमाण मांगते हैं। पीएम मोदी के मुरैना दौरे से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल पूछने के साथ मुरैना में भाजपा सरकार द्वारा किए गए वादों को भी दिलाया याद। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के नामांकन में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेसी नेता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दुर्ग लोकसभा सीट के बेमेतरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन में करेंगे चुनावी प्रचार। 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बिलासपुर में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के लिए कर सकते हैं चुनाव प्रचार। 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जांजगीर चांपा में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पक्ष में कर सकते हैं चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रवक्ता के झगड़े पर मंत्री केदार कश्यप ने ली चुटकी। एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश में कांग्रेस और कांग्रेसियों का यही हाल है। कहीं फ्रेम के लिए लड़ाई हो रही है तो कहीं फेम के लिए। इनसे पार्टी संभाली नहीं जा रही है, देश क्या संभलेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर हमला। कहा, घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस से हिडन एजेंडा आया सामने। लोगों की संपत्ति हड़प कर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। कांकेर लोकसभा सीट में कल 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान कर्मियों को किया गया रवाना। सामग्रियों के साथ मतदान स्थल तक पहुंचे सभी मतदान कर्मी। गरियाबंद जिले के 573 मतदान केंद्रों में 26 अप्रैल को 4,60,000 मतदाता करेंगे मतदान। सभी केंद्रों के लिए आज रवाना किए गए मतदान दल। मतदान और मतदान दलों के वापसी को लेकर किए गए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम। महासमुंद लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को किया गया रवाना। महासमुंद लोकसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में कल 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 3 सीटें छत्तीसगढ़ की और 6 सीटें मध्य प्रदेश की मतदान के लिए तैयार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से दाखिल किया नामांकन। बड़ी संख्या में समर्थक ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। अखिलेश के साथ नजर आए रामगोपाल और शिवगोपाल। नामांकन के पहले अखिलेश यादव ने शेयर की 24 साल पुरानी तस्वीर। लिखा, फिर दोहराया जाएगा इतिहास, अब नया बनाया जाएगा भविष्य। पोस्ट पर शिवपाल ने लिखा, विजय भव सर्वदा। चलिए अब बुलेटिन के विस्तार से शुरुआत करते हैं और जिस चीज का आपको इंतजार था, यानी कि खास रिपोर्टों का, अपने रिपोर्टरों का, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को अगर वोट दिया तो वो वोट मोहम्मद अकबर और अनवर ढेबर को पड़ेंगे। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। जेल में बंद सौम्या चौरसिया और नवाज खान जैसे लोगों से संबंध है भूपेश बघेल के। बहुत करारा हो गया है।
हाँ हाँ, बहुत करारा हो गया है। चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी बहुत करारा जवाब दे रही है भूपेश बघेल को, करारा हमला बोल रही है भूपेश बघेल के ऊपर। और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, कैसे बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल, सब कुछ जान लीजिए इस रिपोर्ट में, फिर रिपोर्टर से चर्चा करेंगे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट राजनांदगांव में मतदान होना है। मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने यहां से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें विजय शर्मा भूपेश बघेल पर करारा हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बयान में गृह मंत्री कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। बीते 5 साल भूपेश ने नहीं बल्कि अकबर ढेबर ने सरकार चलाई है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले मंगलवार को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल पर जमकर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने करारा प्रहार किया था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों से राजनांदगांव के रण में सियासी भूचाल आ गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने कहा कि सौम्या चौरसिया से लेकर नवाज खान जैसे लोग जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, उनके साथ किसके संबंध है सभी जानते हैं। भूपेश बघेल लगातार 5 साल भ्रष्टाचार किए हैं, और सौम्या चौरसिया हो चाहे बिश्नोई हो चाहे नवाज खान के विषय में कल ही देख रहे हो लगातार भ्रष्टाचार है। इसलिए क्या यहाँ जो आतंकी हैं अकबर, अनवर, ढेबर, ऐसे लोगों को वोट करेंगे क्या आम जनता? राजनांदगांव में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चंद्रशेखर शुक्ल ने बीजेपी बिल ड्यूटी राइट ऑफ घोटाले का आरोप भूपेश बघेल पर लगाया है। चंद्रशेखर शुक्ल ने कहा कि भूपेश बघेल ने 2018 से पहले जिन उद्योग और उद्योगपतियों की फैक्ट्री पर लगभग 7,000 करोड़ जुर्माना ठोका गया था, बिजली ड्यूटी की वसूली लंबित थी, उनके बिजली हर जाने को माफ कर दिया गया है। देश के गरीब जनता को जो हक मिलना चाहिए था, जो मामले न्यायालय में लंबित थे, जिसको उद्योग विभाग रिव्यू पुनरीक्षण नहीं कर सकता था, आउट ऑफ वे जाके 10 साल पुराने प्रकरण को इन्होंने रिव्यू किया, पुनरीक्षण किया, जो इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, और बाद में उनको लाभान्वित करते हुए माफ किया उद्योगपतियों के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जल कर। और ये थोड़े मोड़ी राशि नहीं, हजारों करोड़ की राशि, जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल को भी कमीशन मिला। इन तमाम बयानों के बीच कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है, जहां वे राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर किए गए तमाम हमलों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल के समर्थन में खड़ी है। राजनांदगांव का हर मतदाता चाहता है कि भूपेश बघेल जी उनका प्रतिनिधित्व करें, और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे स्तरहीन राजनीति पे उतर आई है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, भड़का रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये विश्वमन करेंगे भूपेश बघेल को, उतने ज़्यादा वोट से जनता नवाजेगी। राजनांदगांव का सियासी रण रेगिस्तान बन गया है, जहां एक तरफ बीजेपी भूपेश बघेल पर रेगिस्तान में सूरज की जलती लौ की तरह बौछार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस रेगिस्तान में पानी की दुर्लभ बूंद की तरह कांग्रेस बचाव कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस रण में किसकी जीत होगी। राजनांदगांव बना रेगिस्तान और भारतीय जनता पार्टी जलती धूप की तरह प्रकोप कर रही है, तो वहीं पानी की खोज में है कांग्रेस। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मृगेंद्र, समझाते जाइएगा इस वार को, इस पलटवार को, और उन नामों को भी जिनका नाम उल्लेख है, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर, मोहम्मद अकबर। क्यों इनके बयान बार बार आ रहे हैं, इनके नाम बार बार आ रहे हैं पूरी सियासत में? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीट है उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव। और राजनांदगांव से कौन चुनाव लड़ रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में आक्रामक थी, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो। और आज जब मतदान होना है
उससे एक दिन पहले उन सभी घोटालों के आरोपों में जो लोग जेल गए हैं या जिनको ईडी ने नोटिस दिया है, ईओडब्ल्यू ने नोटिस दिया, उन सब को लेकर भाजपा आक्रामक है और एक एक करके ये आरोप लगा रही है कि अगर भूपेश बघेल को वोट दिया तो इन लोगों के पास पैसा जाएगा। देखिए, इसी आरोप में आपने देखा है, यही आरोप लेकर, यही मुद्दे लेकर, इन्हीं चीज़ों को लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में थी और मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। अब वही भूपेश बघेल राजनांदगांव से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो एक बार फिर उन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, उन मुद्दों की चर्चा हो रही है और जनता में ये मैसेज देने की कोशिश भाजपा कर रही है कि जिन मुद्दों पे आपने विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताया, उन मुद्दों के आधार पर एक बार फिर हमारे पक्ष में मतदान करें। जी, एक चीज और मृगेंद्र, एक नए घोटाले का भी जिक्र हो गया, बिजली बिल माफी घोटाला। तो कुल मिलाकर यह भी माना जाए कि आने वाले समय में कुछ ऐसे घोटाले को लेकर भी चार्जशीट हो सकती है और इसका कितना डैमेज होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक नए घोटाले की भी परिभाषा बता दी गई है ठीक मतदान के 2 दिन पहले। सही, आपने सही कहा कि एक नया घोटाला आया है, अब तक इसकी कोई चर्चा नहीं थी। और बिजली का जो कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हमने आम उपभोक्ता का बिजली बिल आधा किया और उसके आधार पे वोट भी मांगा। अभी भी भूपेश बघेल की सभाओं में या कांग्रेस के जो अन्य प्रत्याशी हैं उनकी सभाओं में बिजली बिल हाफ का जिक्र किया जा रहा है। उस समय ये घोटाला आना निसंदेह भाजपा के लिए एक अप करने वाली चीज़ है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाली चीज़ है। आपको बता दें, इसी चुनाव में जब भूपेश बघेल को कैंडिडेट बनाया गया उस समय उन पर महादेव घोटाला ऐप में एफआईआर दर्ज की गई। तो आप देख रहे हैं लगातार ये जो प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को नुकसान पहुंचा सकती है। जी, एक चीज और, नवाज खान, सौम्या चौरसिया ये कांग्रेस के लिए नासूर बन गए अमरगेन, फिर भी डिफेंड किया गया, लोकसभा चुनाव से पहले भी डिफेंड किया गया इन्हें, जबकि ये जेल में है, लगातार बेल की गुहार लगा रहे हैं, बेल याचिका भी पहले खारिज हुई है, तो ये नासूर बनते हुए नाम बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, आज अगर आप राजनांदगांव की बात करें तो सिर्फ 2 ही नाम की चर्चा है जो पूरी तरह कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। एक पहला नाम है नवाज खान, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनकी खोज पुलिस कर रही है, अभी फरार है। नवाज खान भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। दूसरा नाम आ रहा है मोहम्मद अकबर का, जो पूर्व मंत्री हैं। आपको बता दें, आपने भी वो दृश्य देखा होगा जब विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर की हार हुई और कवर्धा की जनता ने भाग अकबर भाग के नारे लगाए, तो वो दृश्य भी हमने देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने कहा कि एक अकबर आता है उसके पीछे 100 अकबर आते हैं। तो इस तरह का जो पूरा माहौल बना था वो ठीक लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले, 2 दिन और पहले। यही नहीं, गृह मंत्री आए थे, उन्होंने घोटालों की लिस्ट बताई, भूपेश बघेल का नाम जोड़ा और कहा कि सुपुर्द मत कर देना ये सीट, मलाई खाने की आदत पड़ गई है। सब कुछ चल रहा है मृगेंद्र, कल मतदान है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कर दे रहा हूं, लेकिन रोकता हूं आपको अगली खबर के लिए, रुकिएगा क्योंकि बड़ी खबर आ गई है रायपुर से, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। रामविलास साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा भेज दिया है। रामविलास साहू छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साहू जब लग जाए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हो जाने की जरूरत है, जरा गौर फरमाने की जरूरत है। ये इस्तीफा देख लीजिए, इस्तीफे की कॉपी लगा दी गई है विस्तार न्यूज ने, एक टीवी स्क्रीन पर लगा दी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक विंडो में हमने लगा दी है, देख लीजिए, इनकी फोटो भी देख लीजिए, ये है इनकी तस्वीर। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये इस्तीफा है। रामविलास साहू ने दीपक बैज को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे को लेकर क्या अपडेट है वो भी बताएंगे आपको, लेकिन बड़ी खबर यही बन गई है कि जहां रामविलास साहू ने इस्तीफा दे दिया है। मृगेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम खबरों को लेकर, सीधा रुख करेंगे मृगेंद्र का। मृगेंद्र, जहां जरूरत है हाथ के साथ की, वहां हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं अपने ही हाथ, और क्या हुआ इस्तीफे का, कौन है इनका, कितना कद है, और साहू लगा है मृगेंद्र, तब तो और संजीदा होना पड़ता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। देखिए, रामविलास साहू किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि ये किसान कांग्रेस के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं। इनसे पहले चंद्रशेखर शुक्ला किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, भाजपा का दामन थाम लिया। दूसरी बात, जो आपने तस्वीरें दिखाई उसमें एक तस्वीर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की है, जहां ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के कैंडिडेट हैं
उनके पक्ष में प्रचार करने गए थे रामविलास साहू 2-3 दिन पहले, और आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के पीछे कारण बताया कि राम विरोधी हो गई है कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, नेताओं के करप्शन को, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें जो करप्शन हुआ, उस करप्शन पर अटैक किया है, और इन सब चीजों को लेकर रामविलास साहू ने इस्तीफा दे दिया। इतने के बाद लगता नहीं है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे दीपक बैज। देखिए, दीपक बैज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेता, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और वो लगातार स्वीकार कर रहे हैं। पिछले 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 40 से बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता इस्तीफा दे चुके हैं, और वो लगातार सिर्फ दीपक बैज एक ही काम कर रहे हैं, जो इस्तीफे को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है मृगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर बेहद महत्वपूर्ण खबर आ गई है, मुझे आपसे विदा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी खबर आ गई है, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है। 30 अप्रैल तक ये रिमांड बढ़ाई गई है। जेल में बंद है चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दम्मानी। तीनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में रिमांड बढ़ा दी गई है 3 लोगों की। इनके चेहरे देख लीजिए। महादेव सट्टा ऐप ऐसा चर्चित ऐप विवाद मामला है जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कैंपेनिंग की और जमकर उसे फायदा मिला था। अनमोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनमोल, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दम्मानी को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू क्या करेगी, कैसे हुई रिमांड, कैसे मिली, कैसे पेश किया गया, बता दीजिए अनमोल। देखिए नितेश, मैं आपको बता दूं कि जो ये महादेव ऐप मामला था, इस पर पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, और ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ही जो है ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद से फिर अब ईओडब्ल्यू जो है ये कार्रवाई कर रही है। और आज जो तीनों आरोपियों का नाम आपने बताया, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रभूषण वर्मा जो निलंबित जो हैं एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके साथ ही जो सतीश चंद्राकर हैं और दमानी हैं, उन्हें भी आज कोर्ट में पेश किया गया। इन तीनों आरोपियों की जो रिमांड है वो कोर्ट के तरफ से 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, मतलब कि अब से 5 दिन और बढ़ा दी गई है। देखिए, ये जो वर्मा है ना, जो एएसआई हैं, ये मुख्य लाइजनर रहे। ईडी जब कार्रवाई कर रही थी तो पता ये लगा कि ये मुख्य लाइजनर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप मामले में। ये वो आदमी है जो दुबई में बैठे प्रमोटरों से पैसा लेते थे, उनके द्वारा आने वाला जो पैसा है वो अधिकारियों और राजनेताओं तक पहुंचाते थे, ताकि महादेव सट्टा ऐप का जो मामला है वो बाहर किसी के सामने आने आ सके। और जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज की तो जो उनके साथी हैं सतीश चंद्राकर और दम्मानी, वो भी जो है बड़े बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को जाकर पैसा देते थे, ताकि जो है इसका खुलासा न हो पाए और ये जो धंधा है चलता रहे। तो बात निकली है तो लेकिन अब कोर्ट, हाँ अनमोल बताइए। लेकिन अब जो है कार्रवाई तेज हो गई है। देखिए, चुनाव सर पर है, लेकिन उसके पहले जो है कार्रवाई तेज है। ईओडब्ल्यू ने आज कोर्ट में पेश किया और 5 दिन तक जो है इनकी रिमांड बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले 5 दिनों में जो है ईओडब्ल्यू किस तरीके से पूछताछ करती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आता है। बिल्कुल सही बात कही आपने अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर एक और आ गई है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और बात कहां पहुंच गई है, शराब घोटाले मामले में। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले पे एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एपी त्रिपाठी को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 2 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर त्रिलोक ढिल्लन रहेंगे। तो ईओडब्ल्यू ने कल ढिल्लन को गिरफ्तार किया था और उनको पेश किया गया, और कोर्ट ने एपी त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन को भेज दिया है। अनमोल हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी अनमोल। एक तरफ महादेव ऐप पर कार्रवाई और दूसरी तरफ शराब घोटाला मामले में भी कार्रवाई। बिल्कुल नितेश, देखिए, एक तरफ तो जहां महादेव ऐप मामले में कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन लगातार ईओडब्ल्यू के द्वारा जो शराब घोटाला है, बहुत ही कथित चर्चित शराब घोटाला, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं, उसमें आज 2 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया, जिनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। एपी त्रिपाठी, जिन्हें बिहार से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जो है 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 9 मई तक जो है अब एपी त्रिपाठी जेल में रहेंगे और उनसे
लगातार ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी। वहीं जो एक और आरोपी हैं जिन्हें कल ही हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी जो है अब 2 मई तक जो है न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि अब लगातार जो है ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो कार्रवाई करते रहेगी। ये जानकारी जो है पप्पू ढिल्लन जिसे हम त्रिलोक ढिल्लन भी बोल रहे हैं, उन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया था और बहुत बड़े कारोबारी हैं नीतीश, बहुत बड़े कारोबारी हैं, भिलाई दुर्ग से आते हैं और कल ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में पेश किया गया और अब उन्हें रिमांड पर ले लिया गया है। मतलब कार्रवाई तेज है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें भी निकल कर आएगी नीतीश, और तमाम तरह के जो सबूत होंगे वो जुटाने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया अनमोल जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण खबरें देने के लिए। बताइए, विस्तार न्यूज है, लगातार चप्पे चप्पे की आपको खबरें बता रहा है, कहां क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ कार्रवाई वहां चल रही है, एक तरफ उत्तर में चल रही है, एक तरफ दक्षिण में, लेकिन हम सिमेट कर आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। आगे अब चुनाव भी जान लीजिए। देश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारी शुरू हो गई है। कितनी सीटों पर? 88 सीटों पर, और कल इसी का महाकवरेज आपको विस्तार न्यूज दिखाएगा। छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट में भी वोटिंग होनी है। तो कांकेर लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है, सामग्रियों के साथ भेज दिया गया है। इन योद्धाओं को देख लीजिए, इन योद्धाओं को भी नमन जो लोकतंत्र के महापर्व को इस तरह से अंजाम देते हैं, उसे पूरी जो शिद्दत है उससे निभाते हैं और तमाम मतों को, जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है मतदान, उसको संपन्न कराते हैं। तो 3 सीटों को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कहां क्या कुछ कैसे हुआ है सब कुछ हमारे सहयोगी बताएंगे और हमारे सहयोगी थोड़ी देर से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। 3 सीटें जो कौन कौन सी हैं टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। राजनांदगांव में महामुकाबला है भूपेश बघेल संतोष पांडे का। महासमुंद में आ जाइए, यहां भी मुकाबला है, ताम्रध्वज साहू चुनाव में उतरे हैं और रूप कुमारी चौधरी से मुकाबला है। और कांकेर में चले जाएंगे तो बीरेश ठाकुर का मुकाबला किससे है? बीरेश ठाकुर का मुकाबला है भोज राजनाग से। तो तीनों ही सीटें हाईलाइटेड सीटें हैं और तीनों पर विस्तार न्यूज की नजर है और हमारे सहयोगी से हम जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपको साझा करेंगे। हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जानकारी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप जान लीजिए कि क्या कुछ कैसे है। कांकेर लोकसभा सीट में मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। सामग्रियों के साथ मतदान स्थल तक सभी मतदान कर्मी पहुंचे हैं। गरियाबंद जिले के 573 मतदान केंद्रों में 26 अप्रैल को 4,60,000 मतदाता मतदान करने वाले हैं। मतदान दल रवाना हो गया है। वहीं महासमुंद की बात की जाए तो यहां लोकसभा में दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मी रवाना किए गए हैं और महासमुंद लोकसभा में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कांकेर से बीजेपी के भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर के बीच मुकाबला है। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित आ गए हैं, थोड़ा सा वक्त लग गया है लेकिन जानकारी पुख्ता देते हैं, सॉलिड देते हैं। बता दीजिए रोहित, कैसी क्या चाक चौबंद सुविधाएं की गई हैं, कितने बजे तक मतदान होगा, 3 सीटों को लेकर दर्शक विस्तार न्यूज में कैसे जानकारी हासिल करेंगे? बिल्कुल, देखिए तीनों सीट महत्वपूर्ण है, तीनों सीट हॉट सीट की तरह गिनी जा रही हैं और तीनों सीट के लिए मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है और कल सुबह 7 बजे से तमाम आदमी, तमाम उस क्षेत्र के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और मतदान कर सकेंगे। 7 बजे से 6 बजे तक के मतदान का समय तय किया गया है। इसके अलावा जहां पर संवेदनशील केंद्र है, महासमुंद जिलों में जो है वो 44 संवेदनशील है। इसी तरह के कांकेर में संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। राजनांदगांव में भी संवेदनशील केंद्र है, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और 222 से ज्यादा सुरक्षा के टीम जो है वो तैनात रहेंगी पूरे तीनों सीटों पर लेकर। इसके अलावा बड़ी संख्या में मतदान दलों को भी तैयार किया गया है, वो तमाम लोग जो है वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। तो 3 प्रत्याशियों के 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और बड़ा मतदान, बड़ा दिन जो है वो कल छत्तीसगढ़ के लिए है। नीतीश, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, रोहित थके ऐसे ही नजर नहीं आ रहे हैं। तीनों जगह की समीकरण जुटाए, तमाम जानकारी आपको साझा की, ऐसे ही विस्तार न्यूज जानकारी देता है। रोहित आराम कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों सीटों की जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलेंगे, बड़ी खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर। 26 अप्रैल को बेमेतरा पहुंचने वाले हैं अमित शाह। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में प्रचार करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर पदाधिकारियों ने बैठक भी की है और अमित शाह के कार्यक्रम पर रणनीति भी बन गई है। तो अमित
शाह दुर्ग पहुंच रहे हैं विजय बघेल के लिए। विजय बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। भूपेश बघेल के विरुद्ध उतारा गया था और भूपेश बघेल को कड़ी टक्कर दी थी विजय बघेल ने। और विजय बघेल ने जब कड़ी टक्कर दी तो उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया और उतारा गया है। अभी हमारे 26 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं और क्षेत्रवासियों की मांग थी, पूरे जिले वासियों की। हालांकि उनको तो सुनना पूरा देश चाह रहा है। बेमेतरा में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है उनको सुनने को लेकर के, उनको देखने के लिए। और उसी क्रम में 26 तारीख को आ रहे हैं और जब आ रहे हैं, जब चाह रहे हैं क्षेत्र की जनता, उनके लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। सामान्य रूप से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी बेमेतरा की पावन नगरी में 26 तारीख को एक विशाल सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनकी सभा को सफल बनाने की दृष्टि से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्वपूर्ण सरकार बने, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, विजय बघेल जी पुनः इस क्षेत्र से जीत करके दिल्ली की सरकार में जाएं, लोकसभा में दुर्ग का प्रतिनिधित्व करें, तो उसी को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी में हम सब बैठे थे। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो आगे की जानकारी साझा करेंगे। दिलीप इस ब्रिज में है, लगता है इसी ब्रिज से भी आवागमन का रूट जरूर होगा क्योंकि दिलीप यूं ही नहीं खड़े हो जाते हैं। दिलीप जानकारी बता दीजिएगा, कहां सभा है, कहां अमित शाह की जनसभा लगेगी, क्या तैयारियां हैं, कितने लोगों को जुटाने का लक्ष्य है, बता दीजिए दिलीप। देखिए नीतीश, कल अमित शाह लगभग बेमेतरा जिले में आएंगे और 3 बजे का उनका समय तय किया गया है। उससे पहले वहाँ बेमेतरा के जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो बीजेपी के जो बड़े नेता है वो वहाँ पे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, सुरक्षा तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अमित शाह दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के विजय बघेल जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनके प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। बेमेतरा भी दुर्ग लोकसभा सीट में आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अमित शाह अब कैंपेनिंग कर रहे हैं। तीसरे चरण की तैयारी बीजेपी अब कल से शुरू कर दी है। कल दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन बीजेपी अब तीसरे चरण की मतदान की तैयारी करने में जुट गया है। इस तहत में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जो बेमेतरा विधानसभा राजनांदगांव टच करता है दुर्ग से और दुर्ग पहुंच रहे हैं अमित शाह। देखिए दुर्ग लोकसभा सीट है जहां पे विजय बघेल और राजेंद्र साहू के बीच टक्कर होनी है, लेकिन कल जो अमित शाह आएंगे वह बेमेतरा जिला आएंगे, वहां पे करीब 3 बजे पहुंचेंगे। वहां से दुर्ग लोकसभा के जो उम्मीदवार है विजय बघेल, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे और वहां पे बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। और कुल मिलाकर जो कहा जाए, जो दिलीप कहना चाह रहे हैं, इसके बहुत काफी सियासी मायने हैं। जब तीसरे चरण की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, दूसरे चरण के मतदान के ही दिन। दिलीप बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस दिया है। रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे, फिर रिपोर्टर के पास चलेंगे। चुनाव आते ही पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है। पार्टियों में खुद को सही और विरोधी को गलत बताने की होड़ सी लग जाती है। ऐसे में जनता को लुभाने की कवायद में पार्टी के नेता कभी कभी हद से ज्यादा बोल जाते हैं। इसी से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा से जवाब मांगा है। बता दें कि पीएम मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजते हुए दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से इस मामले में 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को आयोग से शिकायत की थी, जिसमें पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा हुआ बताते हुए एक्शन की बात कही गई थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की
सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। इसके बाद बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं और देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजते हुए दोनों पार्टियों के अध्यक्षों से इस मामले में 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि इस नोटिस का दोनों ही दलों के अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं। इस नोटिस से सियासी बयानबाजी पर कितना विराम लगता है, इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, कितना विराम लगता है, और ये सब कुछ बताने के लिए अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमृत, रिपोर्ट दिखा दी, सब कुछ समझा दिया, अब आगे क्या जवाब दिया जाएगा? ऐसे पूर्व के जो उदाहरण हैं उनमें क्या जवाब दिया जाता है? और कुछ 2019 वाले चुनाव की भी याद आ रही है, नोटिस पे नोटिस, लेकिन सरगर्मी है कि थमती ही नहीं थी, बढ़ती जा रही थी। नीतीश, आज जब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया तो नो डाउट दोनों ही दफ्तरों, पार्टी दफ्तर जो कांग्रेस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में काफ़ी हलचल देखी गई। दरअसल चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपने स्टार प्रचारकों को और बड़े नेताओं को ये अपने स्तर पे ताकीद करें कि वो चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें, जो गाइडलाइन है, जो SOP है, उसका ख्याल रखें और बयान दें। आपको बता दें कि जब ये शिकायतें भाजपा की तरफ से दी गई और कांग्रेस की तरफ से दी गई तो चुनाव आयोग ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इस दौरान उन्होंने शिकायत जब दी गई थी तो उस शिकायत पत्र को उन्होंने अपने इस जो संज्ञान लेते हुए जो नोटिस जारी किया उसमें उन्होंने अटैच किया है, जिसमें 3 नाम है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इन दोनों नेताओं पर यह आरोप है कि ये देश को भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने PDA का नारा दिया उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जाति और संप्रदाय को लेकर भी बंटवारे की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके हाल के दिनों में राजस्थान के बांसवाड़ा में जब उन्होंने ये जी कंटिन्यू करें जी, तो ये बता रहा था मैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बांसवाड़ा में अपनी रैली में अपनी बात कही थी और कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि ये महिला धन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और खास वर्ग को देना चाहते हैं, उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से राजनीति और ज्यादा गर्मा गई थी और इस पर कड़े संज्ञान लेने की जो है गुहार कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे। अब जब ये मामला जब चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है तब हमारी कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बात हो रही थी और उन्होंने ये बात दरअसल स्पष्ट कर दी है कि देखिए हमारी तरफ से तो कोशिश है कि हम इस तरह के बयान न दें और अपने तमाम स्टार प्रचारकों को भी हमने ये सूचित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो मुद्दों के आधार पर बात करने की कोशिश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि जो मसला जो बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल ये चुनाव का माहौल है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वार और पलटवार का खेल चल रहा है और जैसा कि कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, अब ये पॉलिटिक्स में भी एक तरह से लाजमी तौर पर लागू होता है। जब चुनाव का दौर चल रहा है और मतदाताओं को रिझाने का क्रम चल रहा है तो अब पार्टियां जो है मुद्दों से हट करके नो डाउट अगर कहा जाए इमोशनल अगर चीजों को काउंटर करने के लिए हर दल कोशिश कर रहा है और लेकिन चुनाव आयोग इसी पे अपनी नजर बनाए हुए है और यह पहला वाकया है जब इस स्तर पे नोटिस जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई जिसमें प्रधानमंत्री खुद जद में है।
बट देयर इज इलेक्शन कमीशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि आगे इस नोटिस का कितना प्रभाव पड़ता है और बयानबाजियों पर कितना विराम लगता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से आ जाइए मध्य प्रदेश, क्योंकि 6 सीटों पर वोटिंग है भाई, 6 सीटों पर वोटिंग है दूसरे चरण पर। देश में तो 88 सीटों पर है। और सब जानकारी कहां मिलेगी आपको? विस्तार न्यूज में। 26 अप्रैल को वोटिंग कहां कहां होगी जान लीजिए। बुंदेलखंड और विंध्य में, रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, खजुराहो, यहां मतदान होगा कल। और तमाम जानकारी विस्तार न्यूज आपको विस्तार से साझा करेगा। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुनावी मैदान पर हैं, तो वहीं कांग्रेस से पंकज अहिरवार हैं। और मध्य प्रदेश के दमोह पर अगर बात की जाए तो राहुल सिंह लोधी हैं और तरबर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है गया कांग्रेस के द्वारा। श्याम सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बिना किसी देरी के सीधा उनके पास चलते हैं। श्याम जी, बुंदेलखंड और बिंद दोनों पर कल मतदान है, मतदान को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं? और देखिए नितेश, यहाँ पर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। आज ही हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए, अनुपम राजन ने बताया कि भैया जो लगातार मत प्रतिशत बरकरार रखना, मेंटेन रखना, पिछली बार जो था उसको कम से कम वही बना रहे, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी नवाचार किए हैं। इसके अलावा जो चाक चौबंद व्यवस्था में सुरक्षा भी शामिल होती है, उसको भी उन्होंने जो है चाक चौबंद रखा है। लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार जो वहाँ पर जो है ऑनलाइन भी मॉनिटरिंग चल रही है। तो बहुत कुछ है जो इस बार नवाचार की श्रेणी में, क्योंकि मौसम के तेवर कलेवर लगातार परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए, किसी भी आपात स्थिति के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है नितेश। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग चाक चौबंद है, उस तरह विस्तार न्यूज भी चाक चौबंद है। श्याम जी, बताए जाइए दर्शकों को। जी देखिए, विस्तार न्यूज़ तो लगातार चाक चौबंद है ही और अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को लगातार अपडेट करता रहता है और समय से पहले अपडेट करता है, ताकि वो अपने इस न्यूज़ चैनल पर अपडेट रहें। इसके साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जो भाजपा है या कांग्रेस है, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहते हैं, वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये ज़रूर है कि भाजपा का उत्साह कुछ ज़्यादा है, भाजपा के पास रणनीति बहुत तेज है, भाजपा के पास जो है चेहरे बड़े हैं, नाम बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस उसी शिद्दत से जो है लगातार कोशिश बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। देख लीजिए, यही चाक चौबंद चेहरे हैं और इस तरह से तमाम चेहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का फ्लो बहुत ज्यादा है, हर खबर आपको बताना जरूरी है। एक और बड़ी खबर आ गई है, भोपाल से खबर आई है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आने वाले हैं। आज रात 10:10 पर भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह और विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी दिखाएगा उनके दौरे को लेकर। स्टेट हैंगर से सीधे निजी होटल में जाएंगे अमित शाह और भोपाल में ही रुकेंगे शाह। प्रदेश नेतृत्व से चर्चा हो सकती है कल सुबह भोपाल से शाह जो है, तमाम जानकारी है। और क्या क्या करेंगे वो जानकारी बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी बताएंगे। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए। श्याम जी, क्या क्या कार्यक्रम है? अमित शाह आ रहे हैं, क्या रणनीति बनाई जाएगी, कल उनके क्या क्या कार्यक्रम है, बताइए। देखिए, अंदर खाने से ये जानकारी निकल के आ रही कि भाजपा भी अब चिंतित है मतदान के प्रतिशत घटने को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ कद्दावर प्रदेश के नेताओं के साथ अमित शाह का जो है मंथन हो सकता है, बैठक हो सकती है। एक तो ये है, उसके ठीक अगले दिन वो अशोकनगर में और इसके अलावा जो है गुना पहुंचेंगे, उसके बाद अशोकनगर जाएंगे और जो है वहां पर प्रचार जो होना है उसको करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। आम सभा उनकी रखी गई है दोनों जगह पर। तो इस तरह से माहौल आधारित और अपनी कसावट क्या है, अपनी तैयारी क्या है, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ये कोशिश है उनकी। राजगढ़ जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। श्याम जी, बड़ा संवेदनशील मसला, जैसे यहाँ राजनांदगांव हाई प्रोफाइल बन गई है, उधर भी एक सीट है राजगढ़, पूर्व मुख्यमंत्री वहां से भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाजपा के रणनीतिकारों के साथ जो है कहीं ना कहीं चाणक्य कहे जाते हैं, और चाणक्य जो है वो रणनीति कहाँ कमज़ोर पड़ी और कहाँ हम अच्छा कर गए, इस पर बात करेंगे।
साथ ही अब अगले चरण में कहाँ चुनौती मिल सकती है, जिसमें राजगढ़ है, अशोकनगर में जो है पहुंचेंगे तो मतलब वहां गुना क्षेत्र में और अच्छा करें, और राजगढ़ में कांटे की टक्कर की स्थिति को अपने फेवर में किया जाए, ये कोशिश रहेगी। इसलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए वहां पर आम सभा रखी गई है, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम है, और भी जो लगातार कोशिश होती है कि भाजपा की जो लगातार प्रयास चल रहा है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे भाजपा का जो है दामन थामे, कुछ उस तरह की स्थितियां भी बड़ा हमको इंटरेस्टिंग सूत्रों के समीकरण बन गया है। नए प्रत्याशियों के साथ प्रधानमंत्री खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां दिग्गज है वहां अमित शाह मोर्चा संभाल रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए श्याम जी हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 18 दिन में 6 बार मध्य प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। 6वें दौरे यानी आज के दौरे में मुरैना पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आर्मी से जोड़ते हुए, तमाम मुद्दों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। क्या कुछ है, रिपोर्ट देख लीजिए, सीधा आप रिपोर्ट देख लीजिए। चौबीस अप्रैल को सागर और बैतूल हरदा लोकसभा सीटों में चुनावी सभा और भोपाल में मेगा रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, पिछले दरवाजे से किया। खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक दिया। उस दौर में कांग्रेस ने एमपी को देश के बीमारू राज्यों की लाइन में खड़ा कर दिया था। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा, अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए, अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। प्रधानमंत्री 18 दिन में 6 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि पीएम नए कैंडिडेट्स के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जमकर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पीएम के इन दौरों से बीजेपी को कितनी सीटों पर फायदा मिलता है। पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सीट है। अंचल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अंचल, नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट से चुनाव लड़ते थे और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदला है, तो खुद प्रधानमंत्री पहुंचे और तेवर अलग, अंदाज अलग। देखिए नीतीश, प्रथम चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना तरीका बदला है, अपना सलीका बदला है चुनाव प्रचार का, जिस तरीके से गांधी परिवार पर आक्रामक हो रहे हैं, और निश्चित रूप से 18 दिन में 6 बार मध्य प्रदेश मुख्य प्रधानमंत्री का आना आम बात नहीं होती। इससे ये सिद्ध होता है कि कितने संवेदनशील है वो मध्य प्रदेश की सभी सीटों को लेकर, खासकर उन सीटों पर जिस पर पहली बार प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, जैसे
जैसे मुरैना की अगर बात करें तो शिवमंगल सिंह तोमर, और कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें तो सत्यपाल आमने सामने हैं। और ऐसे में शिवमंगल सिंह को चुनाव जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी सहित गांधी परिवार पर जिस तरीके से निशाना साधा है, ये निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि कितने संवेदनशील हैं इन सीटों पर जिन पर पहली बार प्रत्याशी उतारे गए। इसके अलावा अमित शाह भी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, आज फिर से वो भोपाल एक बार आएंगे और आज रात यहां रुकेंगे भी। मंत्रणा होगी, षड्यंत्र रणनीति बनाई जाएगी, माफ करिएगा षड्यंत्र सही शब्द नहीं है, रणनीति बनाई जाएगी चुनाव जीतने के लिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत गिरा है उससे कहीं ना कहीं चिंतित भी नजर आ रही है, जबकि स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे सिर्फ एक बार ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं। हाँ, अभी दूसरे तीसरे चरण के मतदान के लिए जरूर मुरैना में होने हैं, उसके लिए प्रियंका गांधी को आना है, लेकिन कोई बड़ा नेता इस तरीके का कोई ऐसा दौरा नहीं हुआ। लेकिन इतनी संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को ले रहे हैं, तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई वजह होगी। बिल्कुल अंचल, और जहां जहां प्रत्याशियों को उतारा है वहां खुद पहुंच रहे हैं। अंचल, आप बने रहिएगा, अगली खबर महत्वपूर्ण खबर है जो आप जानकारी दे रहे थे, इसी से जुड़ी हुई जानकारी है। जानकारी ये है कि अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में यानी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश में सिर्फ एक दौरे हुए हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी मुरैना आएंगी। मुरैना में 2 मई को प्रियंका गांधी की जनसभा होने जा रही है और पीएम के हमले के बाद इस जनसभा में प्रियंका क्या बोलेंगी इस पर पूरी नजर होगी। अंचल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अंचल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आए लेकिन उस तरह से एक्टिवली नहीं आए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रियंका भी आ रही हैं, तो तीसरे चरण के लिए क्यों ये डिले हो रहा है? क्या कहीं दूसरी जगह ताकत झोंकी जा रही है या कुछ और आहट है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित देश में विभिन्न चरणों में चुनाव होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारकों की कमी से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी, या ये कहिए कि जो दिग्गज हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, या तो वो स्वयं ही, जैसे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात कर लें तो दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी मतलब एक प्रमुख चेहरा हो सकते थे। इसके अलावा राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया जाए तो स्टार प्रचारक जो कि मध्य प्रदेश में सीधा असर डाल सकते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर एक बात जरूर है, विधानसभा चुनावों में भी उनने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था, तो ऐसा लगा था कि उनकी बातों का असर वोटर्स पर हो रहा है। शायद उसी को भुनाने के लिए, हालांकि उसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिला, विंध्य भी गई थी, वो महाकौशल से उन्होंने शुरुआत की थी विधानसभा चुनावों में, लेकिन पहली बार आ रही हैं लोकसभा चुनाव में मुरैना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उस पर असर डालने के लिए। और निश्चित रूप से ये मानिए कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार पर निशाना साधा है, तो उसका काउंटर करने के लिहाज से ही वो यहां पर आ रही होंगी, लेकिन उसका कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई बातें आज जो सभा में उन्होंने कही, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस परिवार का हवाला दिया, जातिगत आरक्षण और इसकी बात कही है, उसका कितना असर वोटर्स पर होता है? और फिर प्रियंका गांधी ऐसा क्या कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से ज्यादा उसका असर हो? ये तो देखने लायक होगा। लेकिन 29 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है और प्रथम चरण के मतदान के बाद तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हलचल तेज हुई है भारतीय जनता पार्टी खेमे में, और कांग्रेस मतदान है और तमाम जानकारी साझा करेंगे। अंचल, जुड़े रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं विश्लेषण के साथ। तीसरी खबर भी आपके साथ साझा करेंगे। तीसरी खबर क्या है? जीतू पटवारी के ऊपर बीजेपी ने हमला बोला है। वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी ने नोट बांटने का आरोप लगाया है और निर्वाचन आयोग तक शिकायत करने की बात कह दी है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से लेकर पोस्टरों तक हर मुद्दे पर दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक ऐसा ही वाकया इंदौर में हुआ है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी 500 का नोट बांटते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि यह वीडियो इंदौर का है, जहां जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे बम की नामांकन सभा में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं इस वीडियो को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि यह मतदाताओं को प्रलोभन देने की श्रेणी में आता है। यह पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है।
जीतू पटवारी का हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो खुलेआम मतदाताओं को अपनी गाड़ी में से 500-500 के नोट बांट रहे हैं। आचार संहिता के अंदर मतदाता को प्रलोभन देना, लालच देना, नोट बांटना, कोई भी सामग्री बांटना आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आता है, प्रलोभन की श्रेणी में आता है। भाजपा इस वीडियो के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करेगी और मांग करेगी कि जीतू पटवारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का, मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रकरण दर्ज किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। विस्तार न्यूज हर आयाम को बताता है और तमाम आयामों को बताने के लिए अंचल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंचल, क्या है सच्चाई, क्या है फसाना, क्या हुआ वार पलटवार और क्या है आगे की रणनीति अगर ये वीडियो सच है तो भारतीय जनता पार्टी की? नीतीश, ये वीडियो सच है ये हम और आप तय नहीं करते, विस्तार न्यूज इसका दावा भी नहीं करता है, क्योंकि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाएगी आधिकारिक और किस समय का वीडियो है, किस आधार पर यह वीडियो बनकर तैयार हुआ, कब का वीडियो है और वो जो नोट देते दिखाई दे रहे हैं वो किस लिए देते दिखाई दे रहे हैं, इसकी पुष्टि विस्तार न्यूज नहीं करता। इसे वायरल वीडियो ही माना जाए और राजनीति में तो वायरल चीजों को भी भुनाने का चलन है और ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जब भी जिसको मौका मिला है तो लेकिन अभी चुनाव का वक्त है, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की बात जरूर कर रहे हैं, जिस पर कार्यवाही निर्वाचन आयोग को करना है और वो इस चीज की पुष्टि करेगी कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और ये वीडियो कब का और कहां का है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते रहते हैं और उन आरोपों के आधार पर हम ये तय नहीं कर सकते कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। नीतीश, बिल्कुल, नरेंद्र सलूजा कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग तक जाएंगे, निर्वाचन आयोग तक जाएंगे, बड़ी ठसक के साथ कह रहे थे धन बल जन का प्रयोग किया जा रहा है। नहीं, वो उनका अधिकार है। मैंने कहा ना कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो वो एक दूसरे का अधिकार होता है, वो आरोप तो लगाते ही हैं, लेकिन उसकी पुष्टि जब तक नहीं होती। बिल्कुल, और इसीलिए अंचल, इसीलिए मैंने सवाल पूछते ही आपसे क्या कहा, क्या है सच्चाई, क्या है फसाना, और आप जैसा जब जानकार हो तमाम जो सच्चाई है, दूध का दूध कर दिया, पानी का पानी कर दिया, लेकिन जो घटनाक्रम है वो विस्तार न्यूज का फर्ज बनता है कि दर्शकों तक लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आगे चलेंगे और बात करेंगे जबलपुर की। तमाम कवायदों के बावजूद आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले चरण में मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। जबलपुर लोकसभा सीट में 2019 की तुलना में तकरीबन 9% कम मतदान हुआ है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दावा कर रही है कि वो चुनाव जीत रही है। जरा सुन लीजिए उन दोनों के दावे और फिर बात करेंगे अपने सहयोगी से। जो मतदान कम हुआ तो उस समय आप देखेंगे शादी विवाह का सीजन भी बहुत था और बहुत सारे परिवार में, एक परिवार में शादी होती है तो आप ये मान के चलो कि 200-250 लोग प्रभावित होते हैं। टेंट वाले, लाइट वाले, लेबर, हलवाई, कैटरिंग वाले, फिर उनके रिश्तेदारों का आना जाना, बाहर से आना जाना होता है, तो वो सारे के सारे मतदाता प्रभावित करते हैं। लेकिन अब परिवार में शादियां हैं, उस सब के बावजूद भी स्थानीय स्तर पर लोगों ने प्रयास किया कि पहले वोट करें, उसके बाद शादी विवाह कार्यक्रम में लगें। यकीनन कांग्रेस के फेवर में गया हुआ है। इसका मूल कारण देखिए, जब आप किसी लोकतंत्र में जनता के प्रति काम करते हैं तो अगर अच्छा काम करते हैं, उल्लेखनीय काम करते हैं तो जनता की भागीदारी बढ़ती है। और इस लोकतंत्र में जब 8.5-9% का मतदान जबलपुर के अंदर कम हुआ है तो मतलब जो तत्कालीन सरकार है वो जनता की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पा। तो आपके शहर, आपके रिपोर्टर में उस विभूति से मिलाऊंगा अपनी जो काफी दिन से यहां पर नहीं जुड़े थे। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, इंतजार था दर्शकों को कि कब आएंगे दुर्गेश, और ये लीजिए आ गए दुर्गेश। 9% वोट कम हुआ है। 9% बड़ी चीज होती है। क्या कारण है, क्या समीक्षा हुई, क्या निर्वाचन अधिकारियों से आपकी बात हुई दुर्गेश? बिल्कुल नीतीश, 9% यानी कि तकरीबन 2019 की तुलना में 1 लाख से ज्यादा वोट जो इस बार नहीं निकले अपने घरों से। निर्वाचन आयोग ने तमाम कवायदे की, तमाम प्रयास किए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन असर नहीं हुआ। तकरीबन 1 लाख वोट कम होने से कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की चिंता तो है ही, लेकिन राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जबलपुर लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस जहां एक तरफ कर लीजिए करना भी चाहिए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए और जान जाए कि दुर्गेश कौन है। समझाइए दुर्गेश, फिर विदा लूंगा, जल्दी थोड़ा सा कर दीजिए क्योंकि वक्त है और आगे खास सेगमेंट दिखाना है लोकतंत्र। बिल्कुल, देखिए अब जहां एक तरफ बीजेपी का दावा है कि रिकॉर्ड मत जीत करेंगे, तकरीबन 11 लाख 11.5 लाख वोट पड़े हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत जितनी निर्वाचन आयोग की है उतनी ही राजनीतिक दलों की है।
लेकिन कम प्रतिशत होने के बावजूद भी जहां एक तरफ बीजेपी का दावा है कि रिकॉर्ड मत यानी कि तकरीबन 4.5 लाख वोट जो है वो 2019 में बीजेपी जीती थी और अब उसे बात कर रही है 5.5 लाख 6 लाख वोटों से। तो कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार जो कम प्रतिशत वोट हुआ है वो सत्ता के खिलाफ हुआ है, बीजेपी के खिलाफ हुआ और उसके पक्ष में जो है मतदाता आएगा। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश यही कहा जाए अब 4 जून के परिणाम ही बता पाएंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, जाते जाते कह दे रहा हूं, अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश दिखा दिया, मध्य प्रदेश दिखा दिया, छत्तीसगढ़ दिखा दिया, निर्वाचन आयोग दिखा दिया, राजनीति दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। आपका शहर आपका रिपोर्टर है, हर शाम यहीं पर आइए और इसे देखिए और आगे देखिए लोकतंत्र रसिका पांडे के साथ खास सेगमेंट जिसमें नब्ज क्या है दर्शक की सब कुछ बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।